Hello everyone, so today in this video we will learn about socialization and individual differences. First we will talk in detail about socialization, like what is socialization and its key features, and also about the different types of socialization. And then we will move further, in which we will learn about different agents of socialization, and then we will learn about important theory of socialization given by Urie Bronfenbrenner. So let's start. फर्स्ट टॉपिक इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि सोशलाइजेशन समझना क्यों जरूरी है। तो हम अक्सर फैमिलीज में देखते हैं अपनी कि कुछ जो सिबलिंग्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं आपस में, वो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है या फिर सेकंड बॉर्न चाइल्ड है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट या फिर बहुत ज्यादा बोलने वाले या फिर बहुत शरारत करने वाले इस तरह के होते हैं। और वेयर एज हम देखते हैं कि कुछ कोई मिडिल चाइल्ड या फिर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, वो शाय या फिर उनका जो नेचर होता है बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है, उन्हें अकेला रहना ज्यादा पसंद होता है। तो हम देखते हैं कि सेम फैमिली में भी जो पर्सनैलिटी है बच्चों की वो डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट निकल कर आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें यहाँ पर जानना जरूरी है कि सोशलाइजेशन क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लासरूम का। क्लासरूम में यहाँ पर सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लास में एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें अकेला रहना पसंद होता है, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा शाय होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सोसाइटी से निकल कर आते हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं और यूनिक होते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जरूरी है कि हम ये जो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर समझें। सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन को अगर हम हिंदी में समझें तो उसका मतलब होता है समाजीकरण। समाजीकरण वर्ड आया है हमारा समाज से। तो यहाँ पर समाज का बहुत बड़ा रोल होता है सोशलाइजेशन में। और अगर हम इंग्लिश में समझें तो सोशलाइजेशन का मतलब है एक प्रोसेस। और जो सोशलाइजेशन जो वर्ड है वो आया है सोसाइटी से, सोशल से। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन या समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो बच्चा है वो सोसाइटी के वैल्यूज, कल्चर, बिहेवियर और नॉर्म्स को यहाँ पर सीखता है। सोशलाइजेशन यहाँ पर हेल्प करती है बच्चे की एक सोशल बीइंग बनने में। एंड थर्ड इज सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है द मोमेंट अ चाइल्ड बॉर्न एंड इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पर कुछ जो मेन फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से सोशलाइजेशन होता है। फर्स्ट इज सोसाइटी। सोसाइटी इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सोशलाइजेशन। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जितना ज्यादा बच्चा सोसाइटी से मिलेगा, जितना ज्यादा सोसाइटी में इंटरेक्ट करेगा, उतना ज्यादा वो सोसाइटी में यहाँ पर उसका उतना ज्यादा सोशलाइजेशन होगा। सेकंड इज कल्चर। हम देखते हैं कि हर फैमिली के अपने डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, सबका अपना फेस्टिवल होता है, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरुपूरब। तो ये जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल जो हर एक फैमिली का होता है, तो यहाँ पर वो भी उनके सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो कल्चर इज सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट द सोशलाइजेशन प्रोसेस। थर्ड इज लर्निंग। जितना ज्यादा बच्चा यहाँ पर लर्न करेगा उतना ज्यादा उसका सोशलाइजेशन होगा। फोर्थ इज इंटरेक्शन। जितना ज्यादा बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करेगा, जितना ज्यादा वो इंटरेक्ट करके, जितना ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करके वो सीखेगा, उसका उतना ज्यादा यहाँ पर सोशलाइजेशन होगा। फिफ्थ इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यहाँ पर कैसे सीखते हैं कि जैसे सोसाइटी में कुछ जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनमें एडजस्ट करना, या फिर सोसाइटी में लोगों के कुछ बिहेवियर हैं उनके साथ एडजस्ट करना। तो ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशलाइजेशन का। So these are the 5 important factors of socialization. First is society, second is culture, third is learning, fourth is interaction, and fifth is adjustment. अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है की फीचर ऑफ सोशलाइजेशन, की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं सोशलाइजेशन के वो क्या क्या हैं। तो पहला है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब ये हमेशा आपका चलता रहेगा। आप, क्योंकि हम कभी भी ऐसा तो है नहीं कि हम एक बंद कमरे में रह लें और वहां पर हम किसी से भी बात ना करें, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसीलिए इसको कहा गया है कि जो सोशलाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूस है।
ये आपका हमेशा चलता रहेगा। Second is lifelong process. Lifelong process means it it starts to the moment the child borns and it ends to the death of the any human being. तो जो यहाँ पे ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि जो द मोमेंट एक बच्चा बॉर्न करता है टिल उसका डेथ, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोशलाइजेशन यहाँ पर चलता रहेगा। थर्ड इज सोशल बिहेवियर। सोशलाइजेशन के थ्रू क्या हम सीखते हैं? सोशल बिहेवियर सीखते हैं कि सोसाइटी में कैसे हमें यहाँ पर बिहेव करना है। फोर्थ इज डेवलप पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे जितना ज्यादा बच्चा इंटरेक्ट करेगा सोसाइटी के लोगों से, उतना ज्यादा उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तो सोशलाइजेशन का ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। जो सोशलाइजेशन है, ये इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी और इन्वायरमेंट से। फिफ्थ इज हेल्प एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। जो सोशलाइजेशन है वो हेल्प करता है कि हम सोसाइटी में एडजस्ट कैसे करें, वो हमें सोशलाइजेशन ही सिखाता है। नेक्स्ट इज अकर फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। यहाँ पर जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी होता है। फॉर्मली कैसे? फॉर्मली जब बच्चा अपने स्कूल, जो स्कूल इन्वायरमेंट है, जो चीजें वो वहां पर सीखता है, वो उसके फॉर्मल सोशलाइजेशन में आएगी। और इनफॉर्मली कैसे? जब बच्चा अपने जो पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, इन सब से सीखता है, वो होता है इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन दोनों प्रोसेस से होता है, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। अब इसको अगर आपको अच्छे से इन सब की कैरेक्टरिस्टिक को लर्न करना है, तो यहाँ पर हम एक मेमोरी निमोनिक्स हमने यहाँ पर बनाया है, क्लीपास। C is for continuous, L is for lifelong, I is for influence by society and environment, P is for personality development, A is for adjustment in society, and S is for learns social behavior. तो ये सारे जो 6 जो इम्पोर्टेंट फीचर है सोशलाइजेशन के, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज द मेन एम ऑफ सोशलाइजेशन इज। तो अभी तक हमने सोशलाइजेशन के बारे में समझा और जाना, तो आपको क्या लगता है कि क्या मेन एम है सोशलाइजेशन का? क्या पनिशमेंट मेन एम है सोशलाइजेशन का, या सोशल एडजस्टमेंट, या कंपटीशन क्रिएट करना, या फिर आइसोलेशन? तो यहाँ पर जो मेन एम है सोशलाइजेशन का वो है सोशल एडजस्टमेंट, कि सोसाइटी में हमें कैसे एडजस्ट करना है, ये मेन एम होता है सोशलाइजेशन का। सोसाइटी में मिलजुल कर कैसे रहना है, तो ये है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन बिगिंस। सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या वो स्कूल में स्टार्ट होता है, या फिर एडोलेसेंस की एज में स्टार्ट होता है, या फिर बर्थ से, और या फिर अडल्टहुड में? तो यहाँ पर हमने जैसे इतनी बार बताया है कि जो सोशलाइजेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये स्टार्ट होता है हमारे बर्थ से, जब बच्चा अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करता है और वहां पर वो सीखता है इमिटेट करना, स्माइल करना, और जो अपने से बड़ों के उसको जैसे थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट में वो देखेगा, उसी तरह का बच्चा यहाँ पर उसकी जो डेवलपमेंट है और जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो उसमें होगा। नाउ टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर कुछ मेन टाइप्स हैं सोशलाइजेशन के, कुछ मेन प्रकार हैं। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन सबसे पहला होता है, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है फैमिलीज में, जिसे हम इनफॉर्मल सोशलाइजेशन भी कहते हैं। ये यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जो बच्चा है वो लैंग्वेज और बिहेवियर को सीखता है। जैसे हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो बच्चा एक्वायर करता है, मैनर्स जो वो यहाँ पर सीखता है, वैल्यूज वो जो यहाँ पर सीखता है। जैसे बहुत बार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं कि उन्हें कैसे बड़ों को नमस्ते करना है, और कैसे उन्हें थैंक यू, सॉरी, ये सारी चीजें बोलनी है। तो ये क्या है? ये प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। सेकेंड इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहाँ पर होगा? इट हैपन्स इन स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये कहाँ पर होता है? ये स्कूल और सोसाइटी में होता है। यहाँ पर जो बच्चा है वो सोशल जो रोल्स है वो सीखता है। जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे उन्हें एक लाइन में चलना है, या फिर कैसे उन्हें डिसिप्लिन में रहना है, कैसे उन्हें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, और प्यार से रहना है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्कूल बच्चे को यहाँ पर सिखाता है। तो स्कूल क्या है? आफ्टर फैमिली स्कूल क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो फैमिली यहाँ पर हो गया प्राइमरी सोशलाइजेशन, और स्कूल यहाँ पर हो गया सेकेंडरी सोशलाइजेशन।
नेक्स्ट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज पॉजिटिव सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन में क्या होगा कि जब हम यहाँ पर गुड बिहेवियर सीखते हैं, जैसे कि जो गुड बिहेवियर में आपका क्या आता है कि ये फोकस करता है कि जब हम प्रो सोशल जो स्किल्स हैं और जो नॉर्म्स जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए हैं हमारे लिए, हम वो यहाँ पर उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि हेल्पिंग अदर्स, शेयरिंग, रिस्पेक्ट। ये चीजें जब हम सीखते हैं तो ये किस में आता है, आपका पॉजिटिव सोशलाइजेशन में, जब हम गुड बिहेवियर यहाँ पर एक्वायर करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज नेगेटिव सोशलाइजेशन। नेगेटिव सोशलाइजेशन कब होता है, जब हम एंटी सोशल बिहेवियर सीखते हैं जो कि समाज में यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं होते। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल हैं वो जब बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर या वैल्यूज यहाँ पर एक्वायर करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल या फिर बहुत ज्यादा सही नहीं है, तो वो आपका आता है नेगेटिव सोशलाइजेशन में। जब हम, जैसे कि बुलिंग, एब्यूजिव लैंग्वेज सीखना और स्मोकिंग हैबिट्स डेवलप करना, तो ये आपका नेगेटिव सोशलाइजेशन का पार्ट है। फिफ्थ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन मीन्स जब हम प्रिपेयर हो रहे होते हैं अपने फ्यूचर रोल्स के लिए, जैसे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जब हम फ्यूचर पोजीशन, ऑक्यूपेशन और सोशल रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी आप टीचर बनने के लिए, अभी हम ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, ये आपका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या होता है, जब हम यहाँ पर नए वैल्यूज, नए बिहेवियर्स, इनको सीखते हैं और यहाँ पर हम रीसोशलाइजेशन में जो हम फॉर्मल जो पहले के हमारे बिहेवियर पैटर्न्स थे उनको हम यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं और यहाँ पर जो नए जो बिहेवियर है उनको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, उनको यहाँ पर एक्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे रीसोशलाइजेशन में हम समझ सकते हैं जैसे आर्मी ट्रेनिंग, कि आर्मी ट्रेनिंग से पहले जो वहां पे इंडिविजुअल होते हैं उनका अपना एक बिहेवियर होता है, लेकिन द मोमेंट दे ज्वाइन आर्मी, तो वहां पर उनकी ट्रेनिंग के दौरान वो सिविलियन जो लाइफस्टाइल है उसको यहाँ पर चेंज करके वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल यहाँ पर सीखते हैं। तो ये क्या है, ये रीसोशलाइजेशन है। यहाँ पर अगर हमें टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन को अच्छे से लर्न करना है तो उसके कुछ यहाँ पर ट्रिक हैं। PSPANR, तो यहाँ पर ये है, P इज फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन, S इज फॉर सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंड P इज फॉर नेगेटिव सोशलाइजेशन, एंड A इज फॉर एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, N इज फॉर नेगेटिव नकारात्मक समाजीकरण, एंड R इज फॉर रीसोशलाइजेशन। अब हम यहाँ पर कुछ MCQs देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्कूल है वो किससे रिलेटेड है, क्या स्कूल प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है या सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है या रीसोशलाइजेशन का पार्ट है या फिर नेगेटिव सोशलाइजेशन में आता है। तो हमारा जो स्कूल है हमने बात करी थी वो क्या है, एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। और प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आता है, हमारे यहाँ पर फैमिली, हमारे पेरेंट्स, ये सारे किसके पार्ट है, प्राइमरी सोशलाइजेशन के। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में यहाँ पर होंगे स्कूल, हमारे जो फ्रेंड्स हैं स्कूल में जो हम बनाते हैं, वो सारा यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। रीसोशलाइजेशन में हम जानते हैं कि कैसे हम जो पहले फॉर्मल जो बिहेवियर होते हैं, पहले के जो हमारे बिहेवियर होते हैं उनको डिस्कार्ड करके हम नए बिहेवियर यहाँ पर एक्वायर करते हैं। नेगेटिव सोशलाइजेशन में हम जो नेगेटिव बिहेवियर है वो यहाँ पर एक्वायर करते हैं, तो उसके हम कहते हैं नेगेटिव सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, स्कूल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी सोशलाइजेशन, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर। जब हम क्रिमिनल बिहेवियर जो कि एक नेगेटिव बिहेवियर है, तो ये किसके अंदर आएगा, क्या ये पॉजिटिव सोशलाइजेशन है या फिर ये नेगेटिव सोशलाइजेशन है या फिर ये एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, और या हम से कहेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, एक नेगेटिव सोशलाइजेशन है, कि जब हम यहाँ पे नेगेटिव जो बिहेवियर है उनको एक्वायर करने में हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन के यहाँ पर डिफरेंट एजेंट्स हैं, यानी कि सोशलाइजेशन जिनकी वजह से होता है या फिर जो सोशलाइजेशन करते हैं, जो सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी, हम इस तरह से ये समझ सकते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो पहला जो फर्स्ट एजेंट है सोशलाइजेशन का वो है फैमिली। फैमिली यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि जो फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, वो फर्स्ट स्कूल होता है बच्चे का, जहाँ पर बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है। यहाँ पर फैमिली कैसे यहाँ पर पहला सोशलाइजेशन है, क्योंकि फैमिली से बच्चे अक्सर क्या करते हैं, लैंग्वेज, वैल्यूज, मैनर्स, ये सारी चीजें बच्चे कहाँ से सीखता है, फैमिली से। द डे अ चाइल्ड बॉर्न,
वो कहाँ से सीखता है कि उसे स्माइल करनी है, या फिर अपने जो मदर की वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है। वो यहाँ पर सोशलाइजेशन का पार्ट है, जो कि यहाँ पर कैसे होता है, थ्रू फैमिली होता है। सेकंड इज स्कूल। स्कूल में सोशलाइजेशन कैसा होता है? जो सेकंड एजेंट है सोशलाइजेशन का, वो है स्कूल। स्कूल यहाँ पर बच्चे को डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, एक साथ मिलजुल कर रहना, डिसिप्लिन बिहेवियर यहाँ पर जो बच्चा है वो एक्वायर करता है। और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो यहाँ पर स्कूल बच्चे को कैसे मिलती है, थ्रू स्कूल। तो यहाँ पे जो सेकंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, इसीलिए कहा गया है कि वो क्या है, स्कूल है। थर्ड इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप में हम देखते हैं कि जो बच्चा फ्रेंडशिप, और जब वो आपस में दोस्ती करता है, अपने जैसे अपने जो भी बच्चे आपस में दोस्ती करते हैं, या फिर जो इंटरेक्शन होता है बच्चों के बीच, वो क्या है, यहाँ पर सोशलाइजेशन का पार्ट है। और जब बच्चा जितना ज्यादा वो इंटरेक्ट करेगा अपने साथ वालों के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो यहाँ पर पीयर ग्रुप यहाँ पे थर्ड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, जिसके थ्रू जो बच्चा है वो फ्रेंडशिप, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, ये सारी क्वालिटीज जो है वो एक्वायर करता है। फोर्थ इज कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कम्युनिटी एंड सोसाइटी में जो सोशल नॉर्म्स और जो सोशल ट्रेडिशन है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स और ट्रेडिशन जो हमें सिखाती है, वो है हमारा कम्युनिटी या फिर सोसाइटी हम जिसे कहते हैं। ये है फोर्थ एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फिफ्थ इज मीडिया। मीडिया में हम अक्सर यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे जब फोन में, आजकल तो जो बच्चे हैं वो आजकल फोन ही सबसे ज्यादा चलाते हैं। तो जो जितना ज्यादा उनका फोन होगा, जितना ज्यादा वो फोन में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं बिहेवियर लोगों का, वो उस तरह का बिहेवियर यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं टीवी। मीडिया में क्या आता है, टीवी, इंटरनेट। तो जितने भी सोशल मीडिया है वो बिहेवियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए हमें अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को जो मोबाइल है या फिर टैबलेट, फोन्स, ये जो डिवाइसेस हैं, इनका कम से कम बच्चों को ये देने चाहिए, मतलब नहीं देने चाहिए। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सिक्स्थ इज रिलीजन। रिलीजन कैसे, जब बच्चा यहाँ पे मॉरल वैल्यूज और एथिक्स जो कि वो रिलीजन से अपने सीखता है, तो यहाँ पर रिलीजन सिक्स्थ एजेंट है सोशलाइजेशन का, कि कैसे वो अपने आपस में जो उसकी मॉरल वैल्यूज हैं, किस तरह से रहना है, क्या कल्चर है, कल्चर में एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, वो चीजें कैसी हैं। तो ये सारा क्या है, सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो अब हमने यहाँ पर जाना है कि एजेंट्स ऑफ देयर आर सिक्स एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट इज फैमिली, सेकंड इज स्कूल, थर्ड इज पीयर ग्रुप, आपस में जो वो दोस्ती करते हैं, फोर्थ इज कम्युनिटी, फिफ्थ इज मीडिया एंड सिक्स्थ इज रिलीजन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सबसे पहला एजेंट कौन होता है सोशलाइजेशन का? क्या वो स्कूल है, या फिर मीडिया और फैमिली और रिलीजन? तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है बच्चे का, द डे ही और शी बॉर्न्स, तो किससे इंटरेक्ट करते हैं? फैमिली से। तो यहाँ पर जो आंसर सी है, फैमिली क्या है, फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल यहाँ पर क्या है? स्कूल यहाँ पर है सेकेंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, एंड मीडिया इज fourth agent of socialization, and religion is sixth agent of socialization. नेक्स्ट इज जो पीयर ग्रुप हैं वो मेनली कब डेवलप होते हैं? तो जो पीयर ग्रुप है, क्या वो आइसोलेशन में डेवलप होता है बच्चे में, या फिर वो सोशल इंटरेक्शन जब करता है तब होता है, या फिर वो डर में होता है, या फिर जब वो पनिशमेंट उसे दी जाती है? तो जो यहाँ पे पीयर ग्रुप है वो मेनली कब डेवलप होता है? जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर बी इज करेक्ट, कि जितना ज्यादा बच्चा सोशली इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा उसका जो पीयर ग्रुप है वो यहाँ पर उसको डेवलप होगा। नेक्स्ट इज ब्रॉनफेन ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि दी थी यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। आपको इनका जो फुल नेम है वो पता होना चाहिए। दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती है हमसे। तो यहाँ पर जो ब्रॉनफिन ब्रेनर हैं, इन्होंने कहा है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो सिर्फ फैमिली, स्कूल या फिर यहीं तक सीमित नहीं रहता। जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है वो मल्टीपल जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है
उसके थ्रू होता है। जैसे कि चाइल्ड जब डेवलपमेंट का जो इन्वायरमेंट है उसमें मल्टीपल लेयर से इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के सोशलाइजेशन में, या फिर बस स्कूल का इन्फ्लुएंस होता है, या फिर उसके पीयर ग्रुप का बस इन्फ्लुएंस होता है उसके सोशलाइजेशन में। ऐसा नहीं है। जब ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, वो जब यहाँ पर इंटरैक्ट करते हैं तो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं जो ब्रॉन्सन ब्रेनर ने अपनी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में दिए। तो पहला है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम, नेक्स्ट इज मीजो सिस्टम, थर्ड इज एक्सो सिस्टम, फोर्थ इज मैक्रो सिस्टम एंड फिफ्थ इज क्रोनो सिस्टम। तो अब हम इन्हें और डिटेल में जानेंगे कि ये माइक्रो सिस्टम क्या होता है, मीजो सिस्टम क्या होता है और एक्सो सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर जो माइक्रो सिस्टम है, माइक्रो सिस्टम सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट इन्वायरमेंट होता है, जैसे हम यहाँ पर पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि माइक्रो सिस्टम में यहाँ पर बच्चे के स्कूल और बच्चे की फैमिली इंक्लूड होती है। वेयर एज यहाँ पे जो मीजो सिस्टम होता है, यहाँ पर बच्चे का जब स्कूल और फैमिली में यहाँ पर इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, जैसे हम पीटीएम मीटिंग्स देखते हैं स्कूल में। तो जब पीटीएम मीटिंग होती है तो क्या होता है, फैमिली जो पेरेंट्स हैं वो टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर उन्हें अपने बच्चे के बारे में और ज्यादा पता चलता है। तो वो आपका क्या है, मीजो सिस्टम का पार्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफन ब्रेनर। थर्ड इज एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम में आपकी जितनी भी जो पुलिस, डॉक्टर्स, ये सारे जो एजेंट्स हैं वो आपके किस में आते हैं, एक्सोसिस्टम में। देन मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे रिलीजन, कल्चर, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं मैक्रो सिस्टम में। देन नेक्स्ट इज क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में यहाँ पर किसी टाइम इवेंट की वजह से जब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, तो वो आपका आता है क्रोनो सिस्टम में। अब इनको हम देखेंगे और डिटेल में। सो फर्स्ट इज माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या होता है, तो माइक्रो सिस्टम में यहाँ पर हम जैसे कहते हैं कि माइक्रो सिस्टम इज द क्लोजेस्ट इन्वायरमेंट, जो कि बच्चे को यहाँ पर सबसे पहले, जो जैसे कि हमने बात की है कि प्राइमरी जो एजेंट है सोशलाइजेशन का वो क्या है, फैमिली और पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो माइक्रो सिस्टम है वो इमीडिएट इन्वायरमेंट का पार्ट है, जो कि बच्चे से सबसे पहले मिलते हैं फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, और उसका जो जो भी इमीडिएट इन्वायरमेंट में उससे इंटरेक्ट करता है वो सारे किसमें आते हैं, माइक्रो सिस्टम में। जैसे हम देखते हैं कि फैमिलीज से जो फैमिलीज अक्सर बच्चों को सिखाती है कि उन्हें सॉरी, थैंक यू, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो कैसे उन्हें बोलने हैं, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। स्कूल में उन्हें डिसिप्लिन बिहेवियर सिखाया जाता है। पीयर्स के थ्रू उन्हें कोऑपरेशन, टीम वर्क, ये सारी जो फीलिंग्स है वो डेवलप की जाती है। तो ये है माइक्रो सिस्टम, जिसमें उसका फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आएंगी। सेकंड इज मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम क्या होता है, जब ये आपस में जो इमीडिएट इन्वायरमेंट में हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं मीजो सिस्टम। जैसे हम देखते हैं स्कूल में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो वो क्या है, मीजो सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर ये हेल्प करती हैं आपके होम और आपके स्कूल में एक लिंक बनाने में, कि जैसे अक्सर होता है कि बच्चा स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या फिर क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या होता है, जो टीचर होती है वो पेरेंट्स को बुलाकर पूछती है रीजन कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर बच्चे भी, पेरेंट्स भी बच्चों पर फिर घर जाकर ध्यान देते हैं। तो ये क्या है, ये मीजो सिस्टम का पार्ट है। थर्ड इज इंटरेक्शन बिटवीन पीयर ग्रुप और फैमिली। जो अक्सर हम बच्चों के जब फ्रेंड से मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, तो फैमिली और जब बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो ये क्या है, मीजो सिस्टम का पार्ट है। तो मीजो सिस्टम यहाँ पे बेसिकली रेफर करता है कि कैसे जो डिफरेंट जो कनेक्शन है बिटवीन माइक्रो सिस्टम वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। थर्ड सिस्टम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, एक्सो सिस्टम यहाँ पर बताता है इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे के सोशलाइजेशन को अफेक्ट कर रहा हो, जैसे कि पेरेंट्स की वर्क प्लेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल सर्विसेज और मास मीडिया। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व होते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन में, कि अक्सर होता है कि जब पेरेंट्स अपने वर्क प्लेस से आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, अगर वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है जब पेरेंट्स घर आते हैं। तो स्ट्रेस होंगे तो वो पूरा दिन स्ट्रेस रहेंगे, जिसकी वजह से वो बच्चों से भी अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स की वर्क प्लेस है वो भी बच्चों को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो भी हमारा यहाँ पर क्या करता है,
बच्चे की सोशलाइजेशन को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सोशल सर्विसेज, मास मीडिया, ये सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट के पार्ट हैं जो कि आते हैं आपके एक्सो सिस्टम में। एक्सो यहाँ पर जैसे आपको ये टर्म दिख रहा है, एक्सो वर्ड बना है एक्सटर्नल, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के सोशलाइजेशन में, वो होगा आपका एक्सो सिस्टम। देन फोर्थ इज मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कि डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशंस, या फिर लॉज, या फिर सोसाइटी के वैल्यूज, और जो इकोनॉमिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली, या फिर कुछ भी चल रहा है, तो वो आपका मैक्रो सिस्टम का पार्ट है। मैक्रो यानी कि बड़ा, तो माइक्रो यानी कि छोटा। माइक्रो में आपकी फैमिली, स्कूल, ये सारी चीजें आती है, और मैक्रो में यहाँ पर आपका जो ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, लॉस जो हैं आपकी इस कंट्री में वो क्या क्या हैं, सोसाइटी और वैल्यूज कैसे हैं आपके आपके आसपास, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो ये सारे आपका आता है मैक्रो सिस्टम में। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से कल्चर में एल्डर्स के पैर नहीं छुए जाते, लेकिन इंडियन कल्चर में हम देखते हैं कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जबकि फॉरेन कल्चर में ये नहीं होता। तो ये क्या है, ये एक मैक्रो सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट इज क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में यहाँ पर जो डिफरेंट जो इवेंट होते हैं हमारी लाइफ में, कि वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं कि टाइम रिलेटेड चेंजेस जो किसी की लाइफ में होते हैं, या फिर कोई मेजर इवेंट हो जाए किसी की लाइफ में, जैसे डिवोर्स, किसी और जगह शिफ्ट होना, रीलोकेशन। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कोविड-19, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रोनो सिस्टम को समझने का, कि जब कोविड-19 यहाँ पर पेंडेमिक आया था, तो यहाँ पे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उसने चाइल्ड को परमानेंटली यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, और किसी से आपस में ज़्यादा बात ना करना, फिजिकली ना मिल पाना। तो कोविड पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर क्या हो गया था, काफ़ी लोगों की जो लाइफ है उसमें चेंजेस आए। तो वो किसका पार्ट है, वो है आपका क्रोनो सिस्टम का पार्ट। ठीक है, कि कहीं पे यहाँ पर जो टाइम रिलेटेड चेंजेस होते हैं और वो आपके बिहेवियर को, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रोनो सिस्टम का मेजर जो डायमेंशन ऑफ टाइम है, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जैसे आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, क्रोनो। क्रोनो मीन्स टाइम, जो टाइम की एक टाइम इवेंट को यहाँ पर शो करता है। अब है यहाँ पर, अगर आपको इस ट्रिक को, जो जो ब्रॉनसन ब्रेनर ने 5 मेन इकोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पर बताए हैं, अगर हमें उसे लर्न करना है तो हम कैसे करेंगे। माई मदर ईट्स मैंगोज cheerfully. माई मीन्स माइक्रो, मदर इज फॉर मीजो सिस्टम, eats is for exosystem, mangoes is for macro system, cheerfully is for chrono system. तो यहाँ पे माइक्रो मीन्स स्मॉल, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एक्सटर्नल, और क्रोनोलॉजी इज फॉर टाइमलाइन। तो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पांचों हमने अभी तक ब्रॉनसन ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़े, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से लर्न करना है। अब है यहाँ पर क्वेश्चन, ब्रॉनसन ब्रेनर की जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है। क्या वो यहाँ पर मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताती है, या फिर कॉग्निटिव, और इज इट फॉर इकोलॉजिकल सिस्टम, और या फिर कंडीशनिंग। तो यहाँ पर जो ब्रॉनसन ब्रेनर की जो थ्योरी है वो यहाँ पर क्या बताती है, किस चीज के बारे में फोकस, किस चीज पे फोकस करती है, इकोलॉजिकल सिस्टम पे, कि यहाँ पर जो बच्चे का इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है, वहां से कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, किस इंटरेक्शन से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपको इकोलॉजिकल सिस्टम जो थ्योरी है ब्रॉनसन ब्रेनर की, उससे आपको समझ आ जाए। पेरेंट टीचर इंटरेक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो जो पेरेंट टीचर जो इंटरेक्शन है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम पेरेंट और टीचर को इंडिविजुअली देखते हैं, तो यहाँ पर हम उनको माइक्रो सिस्टम का पार्ट कहते हैं। लेकिन जब पेरेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं पीटीएम मीटिंग्स में, तो वो किसका एग्जाम्पल है, क्या वो मेसो सिस्टम है, या माइक्रो सिस्टम, और एक्सो सिस्टम, और मैक्रो सिस्टम। तो यहाँ पे जो पेरेंट टीचर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये किसका पार्ट है, मीजो सिस्टम का। तो आंसर इज ए, मीजो सिस्टम। सेकेंड इज, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें क्या बताता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं ये बताता है कि जो हर एक चाइल्ड है वो क्या है, यूनिक है।
और यहाँ पर जो डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल्स में, वो यहाँ पर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने आपको शुरू में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि फैमिलीज में हम सिबलिंग्स में जो देखते हैं आपस में, सब जो नेचर है वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत वेरी करता है सिबलिंग टू सिबलिंग भी। कि कुछ बच्चे अगर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है तो शाय होगा, या फिर सेकंड बॉर्न चाइल्ड है तो एक्सट्रोवर्ट, बहुत बोलने वाला। वेयर जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है वो शाय होगा, उसका जो नेचर है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे सेम फैमिली में होने की वजह से भी उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लासरूम में जैसे हम देखते हैं कि क्लासरूम में सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, लेकिन स्टिल उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं और किस तरह के होते हैं, वो हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो फर्स्ट जो एरिया है डिफरेंसेस का वो है इंटेलिजेंस, कि हर एक बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट होती हैं। किसी का ब्रेन लेवल, जिसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अगर हम कहें तो वो अच्छी होती हैं। किसी की अ, बोलने की जो स्किल है, लिंग्विस्टिक स्किल्स जिसे हम कहते हैं, वो अच्छी होती है। किसी का यहाँ पे काइनेस्थेटिक स्किल्स, फिजिकल स्पोर्ट्स में वो अच्छे होते हैं। किसी का यहाँ पर होता है कि उनके जो जैसे हम कह सकते हैं मैथमेटिकल एबिलिटीज वो अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो हर एक बच्चे का यहाँ पर यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। तो ये यहाँ पर हमें एरियाज ऑफ डिफरेंसेस में समझने की जरूरत है। पहला इज इंटेलिजेंस, सेकंड इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर हर एक बच्चे का डिफरेंट होता है। कुछ हो सकते हैं किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, किसी का हो सकता है म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, किसी को हो सकता है मैथ्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने में मजा आता हो। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर डिफरेंट होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल के। थर्ड इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जैसे हमने पहले भी बात करी कि जो पर्सनैलिटी होती है वो सबकी सेम तो नहीं होती, सब एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, सब यहाँ पर इंट्रोवर्ट नहीं होते। सबकी जो पर्सनैलिटीज हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फोर्थ इज एप्टीट्यूड। जो एप्टीट्यूड है, पोटेंशियल जो है, सबका क्या होता है, इंडिविजुअल यहाँ पर डिफरेंट होता है। जैसे कुछ किसी का जो ड्राइंग अच्छे से कर सकता है, बहुत से जो होते हैं उन्हें ड्राइंग के नाम से ही बहुत ज्यादा गुस्सा या फिर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। बहुत जो होते हैं उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, रीडिंग करना अच्छा लगता है। बहुत जो होते हैं उन्हें सुनना पसंद होता है, जैसे पॉडकास्ट सुनना। ये सारी जो चीजें हैं वो एप्टीट्यूड को यहाँ पर रेफर करती हैं कि पोटेंशियल जो लेवल है हर इंडिविजुअल का वो डिफरेंट होता है। फिफ्थ इज लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल भी यहाँ पर हर इंडिविजुअल का अलग होता है। कुछ होते हैं जो विजुअली अच्छे से पढ़ पाते हैं, जब वो इमेजेस देखते हैं तो वो अच्छे से यहाँ पर सीखते हैं चीजों को। कुछ होते हैं जो ऑडिटरी स्टाइल जिनका अच्छा होता है, सुनने की जो एबिलिटी है, या फिर जब वो सुनते हैं किसी चीज को तो उन्हें जल्दी लर्न होता है। या फिर कोई होते हैं जिनकी जो फिजिकल एबिलिटीज, या फिर जब वो प्रैक्टिकली किसी एक्टिविटी को करते हैं तो वो चीजों को ज्यादा समझते हैं। तो यहाँ पर जो लर्निंग स्टाइल है वो हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। सिक्स्थ इज फिजिकल एबिलिटीज। फिजिकल एबिलिटीज की सबकी हाइट, स्ट्रेंथ, स्टैमिना सबका सेम नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं क्लासरूम में कुछ जो बच्चे होते हैं वो गेम्स पीरियड में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वेयर कुछ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक या फिर बहुत लेजीनेस फील करते हैं। तो यहाँ पे हर एक बच्चे की जो फिजिकल एबिलिटीज हैं, स्टेमिना है, वो डिफरेंट होता है। हम नहीं कह सकते कि एक बच्चा है अगर उसे रेस करना या फिर ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट करना पसंद है तो दूसरे को भी वो पसंद हो, ये जरूरी नहीं है। हर बच्चे की अपनी एबिलिटी है, अपनी फिजिकल एबिलिटी है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो उसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस डिफरेंस। तो ये जो इंटेलिजेंस डिफरेंस है ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या ये यूनिफॉर्मिटी को शो करता है, या फिर ये इक्वालिटी को शो करता है, और या फिर ये यहाँ पर सिमिलैरिटी शो करता है? तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या शो, किसका एग्जाम्पल है? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस को यहाँ पर शो करता है कि हर एक बच्चे की जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो सेम नहीं होता, सबका यूनिक है, सबका डिफरेंट है। तो यहाँ पर आंसर इज ए, इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर शो करता है इंटेलिजेंट डिफरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर शुड। एक टीचर को क्या करना चाहिए? क्या उसे डिफरेंसेस जो उसकी क्लास में उन्हें इग्नोर करना है, या फिर उसे एक्सेप्ट करना है, या फिर जो वीक लर्नर्स हैं
जो पढ़ने में अच्छे नहीं है उन्हें पनिश कर देना चाहिए, या फिर सभी बच्चों को सेम तरह से पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो टीचर है उसे क्या करना है, यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करने हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो। तो यहाँ पर जो टीचर है उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है। अब है बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे डिफरेंट जो बेसिस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरली और डिटेल से जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से बेसिस हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और कैसे इन्हें हम टैकल करते हैं। तो ये हम देखेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।